चलिए अब हम हुक्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। हुक्स लॉ क्या है? फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस रॉबर्ट हुक्स, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के विषय में एक रिलेशन बताया था। एक्चुअली जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी अगर इलास्टिक बॉडी है तो जितना आप फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही उसके डायमेंशन में चेंजिंग होती है। ओके, स्प्रिंग है, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ही अधिक उसके डायमेंशन में चेंजिंग होगी, यानी स्ट्रेन उतना ही अधिक होगा। तो हुक ने ये बताया था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना अधिक आप फोर्स लगाएंगे बॉडी के डायमेंशन में उतनी ही अधिक चेंजिंग होगी। और स्ट्रेस इक्वल टू, जब यहाँ प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यह हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है। ओके, सिंपल से समझ लीजिए आप, कोई ब्लेड है, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, अधिक फोर्स लगाएंगे और अधिक डिफॉर्म होगा। रबर है, कम फोर्स लगाएंगे कम उसमें डायमेंशन में चेंजिंग होगी, लेंथ इंक्रीज करेगी, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेगी। मीन्स क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसको रॉबर्ट हुक ने बताया था। ओके, विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हाँ, इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए। एक इलास्टिक लिमिट, यानी ब्लेड पे आप जितना अधिक फोर्स लगाएंगे तो गेन ही करता जाएगा। एक लिमिट से अधिक फोर्स लगा देंगे तो फिर वो डिफॉर्म हो जाएगा अपने साइज को, फिर वो फिर से नहीं गेन कर पाएगा। ओके, चलिए, तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बेसिस पे हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना है। जैसा मैंने आप लोगों को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया तो उससे कुछ टाइप्स भी होते हैं। इससे पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ इसको बोलते हैं। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझ रहे हैं, लेंथ में जब इंक्रीजिंग होती है तो स्ट्रेस कितना है, फोर्स अपान एरिया स्ट्रेस निकाल लेंगे और स्ट्रेन डेल्टा एल अपान एल स्ट्रेन निकाल लेंगे और इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, फिगर से आप देख सकते हैं डेल्टा एल अपान एल हो गया, डेल्टा एल अपान एल हो गया और एफ अपान ए स्ट्रेस निकल जाएगा। एफ अपान ए स्ट्रेस हो गया, डेल्टा एल अपान एल अपान स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस अपान स्ट्रेस इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, और इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ओके, तो एफ अपान ए इंटू एल अपान डेल्टा एल या गामा इक्वल टू एफ, ये हो गया आपका, यहाँ से देखिए एफ अपान पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कुलर है तो, और एल अपान डेल्टा एल लेंथ में कितनी इंक्रीजिंग हुई है। अब चलिए नेक्स्ट आपका बताते हैं। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न्यू, ठीक है ना। और तीसरा होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस। इसको हम जो है ईटा से डिनोट करते हैं। बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, तो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग होती है, फोर्स अपान एरिया से स्ट्रेस निकाल लेंगे और डेल्टा भी अपान भी से स्ट्रेन निकाल लेंगे, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस निकल जाएगा। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल लेंगे, एफ अपान ए से जो है हम इसका स्ट्रेस निकाल लेंगे, टेन थीटा जो होता है वो स्ट्रेन होता है और इसमें दोनों में डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। शेप, चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। कुछ गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। हमारा जो है यंग्स मॉडुलस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर इंक्रीजेज बाई 10⁻⁴ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ध्यान से देखिएगा, लेंथ जो है वो ऑफ ए वायर, सस्पेंडेड वायर कोई है हमारा, लेंथ उसका इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है? 10⁻⁴ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ का 10⁻⁴ है। मीन्स क्या? डेल्टा एल अपान एल इक्वल टू 10⁻⁴, ठीक है। स्ट्रेस ऑफ 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की वैल्यू हो गई कितनी? 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस। अभी मैंने बताया यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस की वैल्यू कितना दिया है? 10⁻⁷ और स्ट्रेन की वैल्यू 10⁻⁴। डिवाइड कर देंगे तो 7 - 4 जाएगा तो +4 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 हो जाएगा। 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमारा कह रहा है लेंथ सस्पेंडेड वायर है जिसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है 10⁻⁴ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। कहने का मतलब डेल्टा यल जो 10⁻⁴ है, डेल्टा यल अपान यल की वैल्यू दे रहा है 10⁻⁴। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसके बेसिस पे आप आराम से अपनी बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा सकते हैं। यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट्स 50 ग्राम, व्हेन स्ट्रेस्ड बाई ए फोर्स ऑफ 10 kgf द लेंथ इंक्रीज बाई 2 mm, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे, लेंथ 2.5 मीटर, देखिए यल की वैल्यू 2.5 मीटर हो गई, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों दिया गया है, क्लियर, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों, आगे हम बता रहे इसका यूज कहाँ होगा। वेट कितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है। व्हेन स्ट्रेस्ड बाई ए फोर्स 10 kgf, जब फोर्स कितना लगाते हैं 10 kgf लगाते हैं और 2 mm में इंक्रीजिंग हो रही है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो गई 2 mm, 0.2 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल अपान यल से क्या हमारा निकल जाएगा, स्ट्रेन निकल जाएगा, बाकी बचा स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। अब ध्यान से देखिएगा, एफ इक्वल टू 10 kgf दिया है, तो 10 और kg की वैल्यू यहाँ पे 9.8 होती है, तो 10 × 9.8 न्यूटन में हो जाएगा, और न्यूटन के बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे डाइन में, तो 1 डाइन में 10⁻⁵। ओके गाइस, तो फोर्स हमारा कितना हो गया, 10 kgf दिया है फोर्स, तो 10 × 10 9.8, ठीक है ना, 98 न्यूटन हमारा फोर्स हो गया। इसको चूंकि सेंटीमीटर में है तो डाइन में का सीजी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। जानते हैं 1 न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन होता है, तो 10 × 9.8 × 10⁻⁵ डाइन, फोर्स निकल गया। अब बाकी बचा हमारा एरिया, क्योंकि फोर्स अपन एरिया से ही स्ट्रेस निकलेगा। एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए, आपको मास दिया गया है, वॉल्यूम और डेंसिटी, जानते हैं फार्मूला, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और इस वॉल्यूम को आप एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, इस वॉल्यूम को आप ऐसे लिख सकते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आपकी हो जाएगी मास अपान क्या, लेंथ इंटू डेंसिटी। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू मास अपान लेंथ इंटू डेंसिटी। मास कितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है, लेंथ कितना है 250 सेंटीमीटर देखिए निकाले हैं, और डेंसिटी कितना दिया गया है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों दिया गया है। फाइंड आउट कर लेंगे 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एरिया निकल गया। अब सिंपल, जब एरिया निकल गया तो अब स्ट्रेस निकाल लेंगे, फोर्स अपान एरिया स्ट्रेस हो जाएगा और डेल्टा एल अपान एल स्ट्रेन हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे, गामा इक्वल टू एफ अपान ए, स्ट्रेस हो गया और अपान स्ट्रेन है, तो जब इसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा यल अपान डेल्टा एल, ठीक है ना, इनटू कर दिया गया। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दिए गए हैं, ये देखिए एफ की वैल्यू हो गई, ये यल की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई, ये डेल्टा एल की वैल्यू के सॉल्व कर दिया गया। 4.9 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस का डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है। अगर एमकेएस सिस्टम में होता तब क्या होता, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता। ओके गाइस, थैंक यू।